नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, बुद्धिजीवियों के कुछ गुट आरएसएस की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। बुद्धिजीवी अक्सर यह तर्क देते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी और कांग्रेस के बाकी नेताओं का प्रयास था। उन्हीं के प्रयासों के कारण अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वे लाल, बाल और पाल को जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वे क्रांतिकारियों द्वारा किए गए कार्यों को भी अनदेखा कर देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और न जाने ऐसे ही कितने क्रांतिकारी जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, उन सब के प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो क्या इसमें ये बुद्धिजीवी उन सभी के साथ एक अन्याय नहीं कर रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और अपनी सारी ऊर्जा समर्पित कर दी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरएसएस की। क्या आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान दिया था या कोई भी योगदान नहीं दिया था? तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी, उन्होंने 1921 और 1930 में 2 सत्याग्रहों में भाग लिया था। उन्हें दोनों मौकों पर जेल भेजा गया। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, जिनका जन्म 1889 में नागपुर में हुआ था, इसी नागपुर में 1904-1905 से पहले किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता संग्राम के कोई भी संकेत नहीं देखे जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि 1897 में डॉक्टर हेडगेवार से जुड़ी एक घटना जो शायद सभी लोगों को नहीं पता है। यह घटना उनकी देशभक्ति को दर्शाती है। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि उस समय डॉक्टर साहब की उम्र केवल 8 वर्ष थी। 1897 में महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर छात्रों के बीच मिठाइयां बांटी जा रही थी। उस समय एक 8 साल के बच्चे ने मिठाई लेने से इनकार कर दिया था। वास्तव में उसने मिठाई को कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। यह कार्य देशभक्ति की भावना और गुलामी के प्रति गुस्से का ही तो प्रतीक था। 1907 में रिसली सर्कुलर द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का जाप करना प्रतिबंधित कर दिया गया था। डॉक्टर साहब ने अपने नील सिटी स्कूल में सरकारी निरीक्षक के सामने कक्षा में वंदे मातरम का जाप किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूल प्रशासन ने डॉक्टर साहब को उनके कार्य के लिए निष्कासित कर दिया। यह घटना भी डॉक्टर हेडगेवार की देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त की। इसके लिए डॉक्टर हेडगेवार मुंबई भी जा सकते थे, क्योंकि उस समय मुंबई में ही सबसे अच्छी सुविधाएं, सबसे अच्छी शिक्षा उपलब्ध थी। वहीं पर बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुंबई की जगह कलकत्ता जाने का विकल्प चुना, क्योंकि उस समय कलकत्ता ही क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था। कलकत्ता में ही क्रांतिकारियों की एक संस्था थी जिसका नाम अनुशीलन समिति था। डॉक्टर साहब जल्द ही इस समिति से जुड़ गए। अपनी डॉक्टरी शिक्षा को पूरा करने के बाद 1916 में वे नागपुर लौट आए। उस समय यह प्रचलन था कि पढ़े लिखे लोग शादी कर लेते थे, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते थे और आजादी की लड़ाई सहित अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाते थे। डॉक्टर साहब भी यही रास्ता चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने न तो डॉक्टरी की प्रैक्टिस स्टार्ट करी और न ही शादी की। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपनी सारी क्षमता, योग्यता और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी नहीं सोचा। डॉक्टर हेडगेवार लोकमान्य तिलक के कट्टर अनुयायी थे। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, जब डॉक्टर साहब को डॉक्टर हार्डिकर के साथ सभी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारियां दी गई। इसके लिए उन्होंने 1200 स्वयं सेवकों की भर्ती भी की। उस समय डॉक्टर हेडगेवार नागपुर कांग्रेस के संयुक्त सचिव थे। कांग्रेस के अधिवेशन में एक उल्लेखनीय घटना घटी। हेडगेवार ने वहां पर एक प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस को पूंजीवाद के चुंगल से मुक्त भारत गणराज्य की स्थापना का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव समिति के सामने पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दिया, लेकिन उनके प्रस्ताव को प्रस्ताव समिति ने नजरअंदाज कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यही प्रस्ताव 9 साल बाद लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने सबके सामने रखा। जब डॉक्टर साहब को इस बात का पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने सभी आरएसएस शाखाओं को बधाई के संदेश भी भेजे। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। उसी अवधि के दौरान ब्रिटिश सरकार ने तुर्किस्तान में खिलाफत को समाप्त कर दिया, जिससे दुनिया भर के मुसलमान आहत हुए। ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हालांकि गांधी जी के रुख का कई कांग्रेस नेताओं और राष्ट्रवादी मुसलमानों ने स्वागत नहीं किया। इसी कारण से गांधी जी का असहयोग आंदोलन नागपुर में कभी भी गति नहीं पकड़ सका। भले ही डॉक्टर हेडगेवार की अलग राय थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर चौलकर और समीमुल्ला खान आदि ने इस स्थिति को बदल दिया। राष्ट्रीय कारणों के हित में किसी ने भी खिलाफत आंदोलन का सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं किया। डॉक्टर हेडगेवार ने पूरे दिल से आंदोलन में भाग लिया।
दिया। वे आज़ादी के महत्व को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन एक बुनियादी सवाल उन्हें अक्सर परेशान करता था। वह खुद से पूछते थे कि कैसे कुछ ब्रिटिश व्यापारी जो भारत से 7,000 मील दूर से आए थे इस देश पर शासन कर सकते थे। जब उनकी इस बारे में रिसर्च पूरी हुई तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था, असंगठित था और इसमें कई सामाजिक बुराइयां भी थी, जिससे ब्रिटिशों को भारत पर शासन करने में सक्षम बना दिया। उन्हें इस बात का डर था कि आजादी के बाद भी अगर भारतीय समाज को मौलिक रूप से नहीं बदला गया तो इतिहास बार बार दोहराया जाता रहेगा। उन्होंने समाज को अधिक जागरूक, आत्म सम्मान से भरा और संगठित बनाने की आवश्यकता को समझा। उन्होंने हमेशा स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय गुणों वाले लोगों पर जोर दिया। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 6 अप्रैल को दांडी मार्च की योजना बनाई गई। इससे पहले नवंबर 1929 में सभी संघ संचालकों की 3 दिवसीय बैठक हुई थी, जिसमें आरएसएस ने बिना शर्त आंदोलन का समर्थन किया था। आरएसएस की विभिन्न मुद्दों पर अपनी नीति थी। उसी नीति के अनुसार डॉक्टर हेडगेवार ने व्यक्तिगत क्षमता में सत्याग्रह में भाग लिया था। उनके साथ उनके अन्य सहयोगी भी थे। यह नीति आरएसएस के कार्य को बिना किसी व्यवधान के जारी रखने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर हेडगेवार ने अपने लंबे समय के मित्र डॉक्टर परांजपे को सरसंचालक की जिम्मेदारी सौंपी थी। बाबा साहब आप्टे और बाबूराव भेदी को भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई। 21 जुलाई को डॉक्टर हेडगेवार ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सत्याग्रह में लगभग 3,000 से 4,000 लोगों ने भाग लिया। वे वर्धा और यवतलाम के रास्ते से पुसद पहुंचे। सत्याग्रह के लिए पुसद पहुंचने पर लगभग 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्हें 9 महीने के लिए जेल भी भेजा गया। जेल से रिहा होने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने सरसंचालक की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने आरएसएस के कार्यों के लिए अपनी सारी ऊर्जा समर्पित कर दी। इतना ही नहीं दोस्तों, डॉक्टर हेडगेवार महान क्रांतिकारी राजगुरु के बहुत करीबी थे। कई बार अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की योजना बनाने वे हेडगेवार से मिले। जब अंग्रेजों ने राजगुरु को खोजना प्रारंभ किया तो राजगुरु हेडगेवार के ही घर पर छिपे थे। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का संदेश वहीं पर पहुंचता था। लाला लाजपत राय और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में भी डॉक्टर साहब काफी लंबे समय तक रहे। इतना ही नहीं, आजादी के सबसे बड़े नायक सुभाष चंद्र बोस भी डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में रहे। हेडगेवार जब काफी बीमार पड़ गए तो सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलने आए थे। इसके अलावा एक और घटना है जिससे पता चलता है कि आरएसएस की आजादी की लड़ाई में कितनी भूमिका थी। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन में अंग्रेजों वापस जाओ का ऐतिहासिक नारा दिया था। अगले दिन से ही पूरे देश में आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और कई स्थानों पर नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। विदर्भ के बावली, आष्टी और चिमूर में सबसे अधिक आंदोलन हुए थे। चिमूर की खबरें बर्लिन रेडियो पर भी प्रसारित की गई थी। वहां के आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के उद्धवराव कोरेकर और आरएसएस के पदाधिकारी दादा नाइक, बाबूराव बेगड़े और अन्नाजी सिर्स ने किया था। उस आंदोलन में अंग्रेजों की गोली से केवल एक ही मौत हुई थी और वह मौत थी आरएसएस के स्वयंसेवक बालाजी रायपुरकर की। इस आंदोलन में 125 सत्याग्रहियों और असंख्य स्वयंसेवकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। पूरे भारत में कई स्थानों पर आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य और प्रचारक इस आंदोलन में जोर शोर से कूद पड़े, जैसे श्री जयदेव जी पाठक, क्योंकि उस समय राजस्थान के प्रचारक थे, जो बाद में विद्या भारती में सक्रिय थे। विदर्भ में डॉक्टर अन्ना साहब देशपांडे, रमाकांत केशव बाला साहब देशपांडे, जिन्होंने बाद में वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी। दिल्ली में वसंतराव ओक, जो बाद में दिल्ली के प्रांत प्रचारक बने। पटना में कृष्ण वल्लभ प्रसाद नारायण सिंह, और जिन्होंने बाद में बिहार संघ संचालक का दायित्व संभाला। चंद्रकांत भारद्वाज, जो कि दिल्ली से थे और उनके पैर में गोली लगी थी। दत्तात्रेय गंगाधर, जिनको कि भैया जी कहा जाता था, ये उज्जैन मध्य प्रदेश से थे। माधवराव देवड़े, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे। वहीं दूसरी ओर अनेक आंदोलनकारी भूमिगत होकर आंदोलन को दिशा देने का काम कर रहे थे। उस समय भूमिगत कार्यकर्ताओं को शरण देना जोखिम से खाली नहीं था, लेकिन वे संघ के ही स्वयं सेवक थे जिन्होंने ऐसा किया। जो नाम हमने गिनाए उनके अलावा भी ऐसे अनगिनत नाम थे जो कि दस्तावेजों में तो दर्ज नहीं हो पाए, लेकिन आजादी की लड़ाई में एक विशेष भूमिका निभाई थी। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन से यह स्पष्ट है कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए समर्पित था। इसके लिए उन्होंने जो मार्ग चुना था वह था दोष रहित, कुशल और राष्ट्रीय विचार पर आधारित समाज का संगठन करना। 1947 तक आरएसएस की शपथ में निहित मुख्य उद्देश्य हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र बनाना ही था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो देखने के बाद हम आपके ऊपर ही यह बात छोड़ते हैं कि क्या आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका निभाई थी। हमने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। अब आप इस चीज का फैसला खुद कीजिए और फैसला करने के बाद हमें अपने कमेंट्स जरूर भेजिए, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लाने के लिए प्रेरित होते रहें।